यूपीएससी 2025 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसी के साथ ही कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें दुनिया शायद उतना नहीं जानती थी जितना अब जानने वाली है या जानने लगी है। उन्हीं में से एक नाम ऐसा है जो आज हमारे सामने है। यूपीएससी 2025 की एक ऐसी टॉपर जो कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई हैं और उसके बाद उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो इस अंतर को खत्म करता है कि क्या गाँव और क्या शहर। तो एक बार दर्शकों को अपना परिचय दीजिए प्लीज। मेरा नाम प्राची चौहान है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के जोहत गांव से आती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने ही गांव के गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की। उसके बाद से सर मैंने अपना ग्रेजुएशन अपने पास के ही सुभद्रा शर्मा कॉलेज गंजवासुधा से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से ही था कि यूपीएससी सिविल सेवा की तरफ जाना है, तो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी डिले किया इस मामले में। तब से मैं यूपीएससी की तैयारी में लगी हुई हूँ। इसमें सर ये मेरा अप्स एंड डाउन्स के साथ चौथा प्रयास है जिसमें मुझे सर 260वां स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा, अगर हम देखें तो दूर दराज के इलाकों में यूपीएससी क्या है, कितना बड़ा है, कितना मुश्किल है, इसका मुझे नहीं पता कि कितना लोगों तक पहुंच होगा। आपको लेकर के कैसे पता चला आपको कि मुझे ये यूपीएससी करना है और ये इतना बड़ा है? तो शुरू में जब मैंने सोचा था कि यूपीएससी करना है तो मुझे खुद नहीं पता था कि यूपीएससी इतना बड़ा है। जब मैं यहाँ 4th अटेम्प्ट में अपने मेंस के दौरान यहाँ आई, तब मैंने देखा कि यहाँ इतना कंपटीशन होता है बच्चों के बीच, इतने सारे लोग हैं जिनमें से हमें यूपीएससी करना है। मैंने सोचा था कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम है जिसे निकाल के हम आईएएस बन सकते हैं, और मेरे परिवार में भी किसी को नहीं पता था कि यूपीएससी जैसा कोई एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी का मतलब इतना तो था कि एक कलेक्टर की जॉब होती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे इसमें जॉब होती है, या फिर ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। अब जाके जब मैं एग्ज़ाम देती हूँ कि प्रीलिम्स हो रहा है कि मेंस का एग्ज़ाम है, इंटरव्यू, तो घर में पापा, मम्मी, दादा-दादी जानते हैं कि हाँ, ऐसा में एग्ज़ाम देना होता है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं और तीनों को क्रॉस करना होता है। तो एक आश्चर्यजनक ये यात्रा थी जो मेरे लिए, जो शुरुआत थी और जो आज पूरी हुई है कि हम ऐसे लोगों से कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं जो एक अच्छी सी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आए होते हैं। हमारी जो है स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई होती है, जहाँ शुरू में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कोई आप पे लोड नहीं है कि आपको पढ़ना ही है कि कुछ करना ही है। तो वो वहाँ से, जैसे सर ने बोला ना कि अगर एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा यूपीएससी करना चाहता है तो उसे 100% मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर आप एक हिंदी मीडियम से आते हैं तो आपको 110 से 120% मेहनत उससे ज़्यादा करनी होगी। तो वो सारे चैलेंजेस तो अलग से रहते ही हैं। फिर आप एक लड़की हैं तो और चैलेंजेस आपके लिए बढ़ जाते हैं कि बाहर जाना, कि आप बाहर कैसे रहेंगी, तो फैमिली को सब तरह से सोचना पड़ता है, तो वो अलग चुनौतियाँ हमारे सामने पेश करती हैं। तो अब आप मानती हैं कि चाहे कोई भी पृष्ठभूमि हो, कोई भी मीडियम हो, कितनी भी दूर से आप क्यों ना हो, परीक्षा में मेहनत की जाए और रणनीति सही हो तो सफलता मिल जाएगी। यस सर, अगर सर मेरे जैसी साधारण लड़की कर सकती है तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी कर सकता है बस। लेकिन ये है कि सर कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमारे पास सही गाइडेंस भी ना हो, सही रिसोर्सेज भी ना हो, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है, वो कभी ना कभी आपको रिजल्ट ला के देती है, सब चीज़ें मिल जाती हैं सर। अच्छा, आपने बताया 4th अटेम्प्ट में हुआ, मतलब लोगों ने इंतज़ार किया, फैमिली वालों ने भी इंतज़ार किया, तो इंतज़ार की घड़ियाँ कैसी रहती थी और वो जब इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई, वो इन्फॉर्मेशन कैसे दी, क्या था वो? इंतज़ार की घड़ियाँ सर, आप जैसे कि 4th अटेम्प्ट में हुआ, तो गाँव में ये रहता है सर कि अगर आप 25-24 साल के हैं तो ये एज बहुत ज़्यादा मानी जाती है। हम देखते हैं कि इस शहर में इस स्तर पे नहीं माना जाता, आपको लगेगा कि एक नॉर्मल एज है, लेकिन 24-25 साल की आपकी लड़की हो गई, आपको उसकी शादी नहीं करना है क्या? तो रिश्तेदारों का ये दबाव तो रहता ही था, लेकिन कभी पापा ने हो या मम्मी हो, तो कभी मुझे वो दबाव महसूस नहीं होने दिया कि अच्छा ठीक है, ऐसा है। वो कहते थे कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन चैलेंजेस तो रहते ही थे सर उसके साथ भी। फिर ये आपने जब तैयारी का सिलसिला शुरू किया, तो वो कैसे शुरू होता है, किस स्टेज पे, कहाँ पे और कैसे ये चैलेंजेस आपके सामने आते जाते हैं? इसका जो शुरुआत तो होती है सर, जब मैं 12th क्लास में थी, तो ऐसा था सर कि हम लोग जो है हमारे स्कूल में क्लासेस कम थी, तो हम लोग जो है वो बेंच लगा के पेड़ के नीचे पढ़ते थे। कल अभी जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे सर का मुझे कॉल आया, तो वो बोलते हैं, प्राची हमने कैसे दिन देखे हैं कि हम बेंच लगा के और उसके नीचे पढ़ रहे होते हैं। तो सर हमारी बिल्डिंग नहीं थी, तो उस समय जो हमारे विदिशा जिले के जो कलेक्टर साहब थे, अंशुल जैन, तो वो ऐसे ही आए हुए थे, तो उनकी एक ऐसी सरप्राइज़ विज़िट थी हमारे स्कूल में, तो वो ऐसे आके बोल रहे थे कि और मतलब कि मज़े-मज़े से पढ़ रहे हो धूप में लेके। तो मैं ज़्यादा बोलने वाली लड़की हूँ, तो मैंने कहा सर ये मज़ा नहीं है, ये सज़ा है, हमारी बिल्डिंग ही नहीं है स्कूल की पढ़ने की। तो उन्हें बड़ा मतलब आश्चर्यचकित उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने कहा, फिर वो चले गए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद हमारी बिल्डिंग का काम लगा, तो लगा कि अच्छा ऐसा भी एक व्यक्ति होता है जो हमारी इतनी मदद कर सकता है कि
जिसके लिए एक अब वो स्कूल सर बहुत बड़ा है और मेरी बहनें वहाँ पढ़ती हैं और मैं देखती हूँ कि सब सुविधाएँ हैं। लेकिन जब हम उसी स्कूल में पढ़ते थे और हमें जो है प्रैक्टिकल करने होते थे, तो हमारी लैब एक छोटी-सी अलमारी के अंदर होती थी, जिसको हम निकालते थे बाहर बेंच पे, फिर प्रैक्टिकल करते थे, फिर उसको वापस रख देते थे। तो उससे ये बदलाव एक इंसान ला सकता है। तो तब ऐसा सोचा कि ऐसी कोई पोस्ट होती है सर। लेकिन तब भी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के बाद हम इस मुकाम पे पहुँचते हैं। लेकिन सर जैसे मैं ग्रेजुएशन के लेवल पे आई, तब मैंने देखा कि अलग-अलग फ़ील्ड में हम जा सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, मेडिकल का हो, और उसमें एक फ़ील्ड ये भी होती है सिविल सेवा की। और जब मैंने जाना सर, तो मुझे लगा कि ये ऐसी फ़ील्ड है जो मुझ जैसी जो पृष्ठभूमि की लड़कियाँ आती हैं, ना केवल मैं खुद की मदद कर सकती हूँ बल्कि उनकी भी मदद कर सकती हूँ। तो सर वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया कि यूपीएससी करना है। तो ये जब आपने यूपीएससी का सोचा और तैयारी करने के साथ ही आपका शुरू हुआ सफ़र, तो पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ? सर पहले अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ, तो मैं बहुत तैयारी की थी पहले अटेम्प्ट में, मतलब कि सारा पढ़ रखा था, सारी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी थी। खुद से पढ़ रखी थी, लेकिन मैंने कभी एग्ज़ाम सेंटर में जाके कोई एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ था। और जब मैं पहली बार देने गई, तो सर इतना मुझे वहाँ प्रेशर फ़ील हुआ। मैंने पहली बार ओएमआर जब भरा, तो मैंने पूरा ओएमआर ही गलत कर दिया। हाँ, तो वो फिर मैं घर आकर बहुत रोई कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ऐसे होता है, तो फिर मैं दूसरी बार तैयारी करके बहुत अच्छे से गई कि हाँ, ऐसा प्रेशर होता है। तो मैंने वो प्रीलिम्स निकाल लिया और प्रीलिम्स मेरा निकल गया, तो मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे मेंस लिखना है। तो फिर मेंस के टाइम फिर वही थी कि प्रीलिम्स तो ऐसा है कि हमने इन्फॉर्मेशन है, पढ़ ली, क्वेश्चन सही हो गया, आंसर टिक कर दिया सही। लेकिन अब अगर हम मेंस की बात करें, तो उसमें आपको कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना होता है, क्या-क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं, क्या छोड़ना होता है, कैसे इंट्रो लिखना होता है, कैसे आंसर को कंक्लूड करना होता है। तो वो मेरे लिए सब कुछ ब्लैंक था। बस मैं पढ़ रही थी कि ये देख के कि टॉपर बोलते हैं कि मेंस के लिए हमने ये बुक पढ़ी थी, वो बुक मैंने पढ़ ली। उसके बाद जब मेरा मेंस हुआ, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे आंसर लिख के आई हूँ। मैं खुद का भी एवल्यूशन नहीं कर पाती थी। जैसे कि अभी मैंने जब मेंस दिया, तो मुझे लगता था कि हाँ, इतना मैंने लिख दिया है कि लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन उस वक़्त मैं इस स्थिति में भी नहीं थी कि मैं ये बता पाऊँ कि मैंने अच्छा आंसर लिखा, या उसके बाद जब कोई मुझसे पूछता था कि कैसा मेंस था, तो मैंने कहा लिख दिया, मुझे नहीं पता कि कैसा था, सही था या गलत था। तो वो मेंस मेरा फिर नहीं हुआ सर। और फिर उसके बाद मैं बहुत रोई कि मेरा मेंस क्यों नहीं हुआ। तो फिर जब मार्कशीट आई, तो मैंने देखा कि अरे मेरा सिर्फ़ 2 ही मार्क्स से रह गया है, मतलब मैं थोड़ी मेहनत और करती तो हो जाता। तो तब ऐसा लगा कि जो आस-पास के लोग या फिर जो मेरे रिलेटिव हैं, मामा जी लोग, उन्होंने ऐसा कहा कि बच्ची को बाहर भेजो कि अगर मेंस रुक रहा है तो थोड़ी-सी गाइडेंस की कमी है। लेकिन फिर वही रहता है ना सर कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई हैं, आप बड़े शहर में जाएँगी, आपकी सुरक्षा से लेके आपकी फाइनेंशियल स्थिति तक, और एक प्रेशर जो और मैंने देखा कि अगर लड़की बाहर पढ़ रही है, तो क्या कहते हैं कि शादी के लिए एक दिक्कत आती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी लड़की बाहर पढ़ रही है, मतलब अब वो अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न लेगी, अब आपका उस पे कोई ज़ोर नहीं है। तो आपके लिए मतलब कि एक जो ढाँचा बनाया है ना कि एक पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो सारी बातें माने, तो अब वो लड़की स्वतंत्र हो गई है, तो वो आपकी बात नहीं मानेगी, तो अच्छे रिश्ते नहीं आएँगे, तो ये एक डर रहता है। तो इन सबको देखते हुए कि अपने घर से ही तैयारी करो। तो फिर मैंने तीसरा अपना अटेम्प्ट दिया, तो उसमें भी प्रीलिम्स हो गया, उसमें फिर मेंस लिखना था। फिर मेंस नहीं हुआ सर, तो फिर मैंने कहा कि क्या दिक्कत आ रही है। फिर 4th अटेम्प्ट में जाके मैंने हिम्मत जुटाई कि अब प्रीलिम्स करना है, मेंस लिखना है और इसके लिए बाहर जाना है। तो प्रीलिम्स के बाद जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था, उसके बाद फिर मुझे पता चला अस्मिता जैसी योजना होती है, जिसमें आप अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको सारी सुविधाएँ मिलती हैं, मेंटरशिप मिलती तब है। आपको पहले नहीं पता था? पहले पता था, लेकिन वही सारी जा नहीं पा रहे थे। जा नहीं पा रही थी। तो फिर मैं पहली बार अपने प्रीलिम्स के बाद यहाँ नोएडा सेक्टर आई। आपको ये रियलाइजेशन तो हुआ होगा ना कि यार मैं चूक रही हूँ जो गाइडेंस की वजह से, मुझे अगर टाइम पे मिल जाता तो शायद ये अचीवमेंट पहले आ जाता, मन में आता रहा होगा? हाँ सर, कई बार ये आता रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी तो वो हो जाएगा वो। लेकिन मैं वहाँ चूक गई कि गाइडेंस की अपनी अलग भूमिका होती है और मेहनत की अपनी अलग भूमिका होती है। तो मैं कहूँगी कि मेहनत वो होती है जब हमारे पास डायरेक्शन होता है और हमें बस सिर्फ मेहनत करनी होती है। संघर्ष वो होता है जब हमें मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती, वो दिशा ही नहीं होती कि हमें किस दिशा में मेहनत करना होता है। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, संघर्ष बहुत हो गया, अब सिर्फ मेहनत करनी है। तो तब मैंने अस्मिता से जुड़ी और जब मैंने यहाँ का माहौल देखा और मेंटर्स, जब मैं पहली बार अपने मेंटर से मिली थी, नीली सर, तो मैंने अपनी कॉपी दिखाई कि सर ये देखिए ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे साथ, एक दो। तो उन्होंने कहा प्राची तुम मेहनत तो बहुत करती हो, तुम्हारी कॉपी बता रही है। तो मैंने कहा हाँ सर, मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेरा हो